एक बार पुनः सबका यथोचित स्वागत करते हुए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गणित में पार्ट 1 से आगे। चूंकि पार्ट 1 का हमारा ये मतलब है कि हमने गणित में कोण और उससे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों की बात किया था। अभी मैं केवल कोण को दिखा रहा हूं कितने तरह के कोण हैं, और ये सभी कोण हम बेसिक से लेके चल रहे हैं और एडवांस की यात्रा कराएंगे। मतलब चौथी कक्षा से लेकर हाई स्कूल तक में जितने तरह के प्रश्न बनेंगे, चाहे आप पेपर 1 के हों, चाहे पेपर 2 के हों, चाहे डीएलएड के हों, चाहे और जो यूपीएसआई इत्यादि होते हैं, इसी में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलग कोई प्रश्न नहीं बनेगा जो कोण आते हैं। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं पहले भाग की तरफ। जो हमने देखा था उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। मैं सामान्य कोण की बात किया था। जो पहला कोण था, याद करिए, वो न्यून था। न्यून का मतलब ये होता है कम, इसकी बात हुई थी। दूसरे भाई की बात हुई थी, वो समकोण था। उसके बाद आया था अधिक कोण। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ से उसको रिपीट कर सकते हैं। अधिक के बाद आएगा सरल कोण, जिसका एक और नाम ऋजु कोण होता है। इसके बाद वृहत की बात हुई थी और इसके बाद हुई थी समकोण की। ये सामान्य कोण थे जो चौथी पश्चिमी कक्षा से प्रारंभ कर दिए जाते हैं कोण। और इनका आकार कैसा था इसको हम बताए थे। आकार याद कर लीजिए। आकार बताए थे, अगर उस यल को हम दाहिने झुका देंगे तो ये न्यून कोण है। पूरा यल बना देंगे तो समकोण रहेगा। 90 अंश जिसको हम कहते हैं, और ये 90 से कम रहेगा, उसकी बात हुई थी। इसके बाद अधिक को बताए थे कि जहां हमारा हाथ है उस यल को बाएं तरफ झुका देंगे तो वो अधिक की तरफ चला जाएगा, मतलब 90 से अधिक रहेगा और 180 से कम रहेगा। ये सारी बात हो गई थी। केवल आप फिगर से देखिए कि फिगर से कैसे पहचानेंगे, आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, क्योंकि इसका काम आगे हर जगह लगेगा। सरल कोण के लिए बताए थे, कोई भी एक सरल रेखाखंड खींच दीजिए तो वो सभी रेखाखंड अगर एक सीधी रेखा में हैं तो वो क्या कहलाएंगे, उस पे चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो सरल कोण ऋजु कोण बनते हैं। अब इसी सरल को बताए थे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप झुका देंगे तो जो ऊपर कोण बनेगा वो बृहत ले जाएगा। ये होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। और लास्ट की बात आई थी, ये एग्जैक्ट 360 जिसको हम कह सकते हैं, ये हुई थी। इसके बाद हमने देखा था दो और कोणों को। उसका नाम था एक पूरक कोण, जिसका और एक नाम क्या है, कोटि पूरक है। इसकी बात हुई थी कोटि पूरक कोण। इसके बाद हुई थी समपूरक की, और इसको कैसे निकालते हैं इसकी बात बताए थे। इसकी बृहद व्याख्या कर दिए थे कि जब दो कोणों का योग 90 होता है तो दोनों एक दूसरे के कोट पूरक होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं 10 और 80 ये मिल के 90 होगा तो ये कोट पूरक होगा। पूरक होगा मतलब 80 का कोट पूरक 10 और 10 का कोट पूरक 80, दोनों एक दूसरे के हैं। निकालने का तरीका बताए थे, जो पूछा जाए उसी को 90 से घटा देंगे। वही बात यहाँ थी, जब दो कोण मिलकर कितने हो जाएं, 180 हो जाएं, जैसे इनको हम जोड़ दें 40 और 140, तो दोनों एक दूसरे के समपूरक हो जाएंगे। अर्थात जब दो कोणों का योग मिलके 180 होता है उसको हम समपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए बताए थे, जो कोण पूछा जाए उसी को 180 से घटा दीजिए। कोई भी हो, चाहे चर राशि हो, चाहे गिनती का हो, कुछ भी हो, अगर पूछा गया एक 90 अंश का समपूरक बताइए तो जो पूछा जाएगा उसी को 90 से घटा देंगे तो आ जाए। इतनी बात हो गई थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद कुछ और कोण आते हैं, आज हम उनकी बात किए थे। अब देखिए वो कोण बनेंगे कैसे। अब कोण बनने के प्रकार में हम लोग चलेंगे अगर, तो उसकी बात हम करें तो यहां से अगर उन कोणों की बात किया जाए, जैसे अगर हम ये कह दें कि एक सरल रेखा अगर हम खींच दें और यह बिल्कुल आपको समांतर दिखे, कहने का मतलब अगर ये समांतर हो गई तो दो समांतर रेखाएं अगर हैं, इसका नामकरण कर दिया जाए कि जो रेखाखंड होते हैं उनका नामकरण हम दो अक्षरों से करते हैं और वो कैपिटल लेटर से करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला का होता है। अब जब दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इनको कोई तिरछी रेखा या कैसी भी रेखा है अगर उसको कट करती है तो
होगा क्या? अब देखिए, मान लीजिए हम इसको ऐसे कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसका नाम रख दे रहे हैं, यहाँ इसका नाम हम P रख दे रहे हैं, इसका नाम Q रख दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है या कोई रेखा काट देती है तो रेखा वो क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि दो रेखा हम खींचे और ऐसे से काट दिए। सरल रेखा की बात मैं कर रहा हूं, इस नाते और रेखा की बात न समझ में आए। अब यहाँ पर होगा क्या, उसकी बात करना। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा, उन सबको देखना है। तो पहला देखिए क्या बनेगा। पहला बताए थे कि वो आपका शीर्षाभिमुख होगा। अब कैसे इसको समझेंगे उसकी अभी हम बात करेंगे। शीर्षाभिमुख, एक शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। दूसरा जो बनेगा वो एकांतर कोण बनेगा, इसकी भी बात अभी होगी। एकांतर कोण बनेगा। एक जो बनेगा वो संगत कोण बनेगा, संगत कोण की बात होगी। और एक बनेगा अंतः कोण। हम पहले इन चारों की बात करेंगे। अब इसमें देखेंगे कौन कहाँ कहाँ बनता है, उसकी बात करनी है। तो हम एक एक तरफ से लेके चल रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं शीर्षाभिमुख की। अब शीर्षाभिमुख देखिए क्या होता है। शीर्षाभिमुख से मतलब है कि अगर हम कुछ ऐसी रेखाएं खींच दें जहां पर डमरू जैसी आकृति बने। डमरू का मतलब हम इस कारण समझा रहे हैं इससे आपको समझ में आ जाए। जैसे एक रेखा यहां पर हो और एक रेखा यहां पर हो। अब क्या यहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनेगा? तो दो कोण यहां पर दिख रहे हैं। एक कोण देखिए यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी रूप में काट देती हैं तो वहां जो है वह शीर्षाभिमुख नहीं बन सकता। जैसे देखिए, अगर हम सामान्य रूप से कह दें एक रेखा ऐसी खींच दी गई और एक रेखा ऐसी खींच दी गई, तो देखने से ही पता चल रहा है। जो कोणों के प्रकार की बात किए थे, देखिए ये कम दिख रहा है, ये अधिक दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम दो कोण कट कर दिए तो जहां कोण बनेगा वो शीर्षाभिमुख ही बनेगा। तो शीर्षाभिमुख के लिए ऐसा नहीं है कि दोनों कोण हमेशा बनेंगे और इस प्रकार बनेंगे। तो शीर्षाभिमुख होगा क्या? तो पहली बात करनी है हमको शीर्षाभिमुख की। अब शीर्षाभिमुख के जो कोण हैं वो कैसे बनेंगे उसकी बात करनी है। देखिए, अब शीर्षाभिमुख कौन होता है? तो शीर्षाभिमुख यही है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो जहां पर डमरू जैसा बने। अब डमरू की हम बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपका गणित थोड़ा सा लेवल का नहीं है कि जो आप उस लेवल का समझते हैं कि जो हमको रेखा गणित से डर लगता है, बीज गणित से डर लगता है, तो उसके लिए मैं गणित की भाषा से हट कर बात कर रहा हूं कि डमरू मतलब देखिए, अगर यहाँ पर हम ऐसे बना दे, यहाँ बना दे, देखिए बिल्कुल डमरू जैसा होगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काट रही हो और जहां डमरू जैसी आकृति बन जाए, वो मान लीजिए वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर इसका मान हम कह दें ये 70 अंश है तो निश्चित रूप से ये इधर भी कितना होगा? 70 अंश होगा। अब एक जगह देखिए और डमरू बन रहा है, ऐसा नहीं है केवल यही बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह से बन रहे हैं। एक यहाँ पर बन रहा है, देखिए कहाँ पे? इधर भी, जिसको मैं डबल क्रॉस कर दे रहा हूँ, इधर और इधर, ये भी आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख होंगे। मतलब अगर हम कह दें इधर भी डमरू जैसी आकृति बन रही है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख हमेशा बराबर होंगे। कब बराबर होंगे उसकी बात याद रहे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट दे तो जहां डमरू जैसी आकृति बनेगी वही शीर्षाभिमुख होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और कहाँ बनेगा? दूसरा दिखा रहे हैं हम आपको। तो आज केवल इसको समझिए और जितने तरह के प्रश्न बनेंगे कभी गलत होंगे नहीं जब आप उसका सिस्टम समझ लेंगे। क्योंकि सिस्टम ही सब कुछ है। रटने से मामला गड़बड़ हो सकता है लेकिन समझने से कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार कट रहा है तो यहाँ भी शीर्षाभिमुख बनेगा कि नहीं? डमरू बनेगा। जहां डमरू बन गया शीर्षाभिमुख है। अभी मैं आपको ये छोटे कोण को दिखाया हूं, देखिए यहाँ पर ये डमरू जैसी आकृति है, ये शीर्षाभिमुख है। अब मैं उस बड़ी आकृति को दिखा रहा हूं, इसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसकी बात हम कर चुके हैं। देखिए इसमें इसकी बात छोटे छोटे लोगों की बात हो गई थी। अब यहाँ पर जहां बड़े लोग दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ, ये भी क्या होगा? ये भी शीर्षाभिमुख होगा। यहाँ भी देखिए ये भी शीर्षाभिमुख होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर इसका मान लीजिए 170 हो, 150 हो, जो भी हो, अगर ये 160 है तो इधर भी वाला 160 बनेगा।
मान लीजिए ये 155 बन रहा है, इधर भी 155 बनेगा। अब कितना बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे कि क्या वास्तव में ये इतना बनता है। लेकिन याद रहे शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे। अब बात आती है आगे, दूसरे कोण का हम नाम लिए थे एकांतर कोण। अगर एकांतर की बात करें तो एकांतर के नाम से ही पता चल रहा है एक का अंतर होना चाहिए। एकांतर, अगर यहाँ पर हम बात कर लें संधियों से तो देखिए गणित में भी संधियां आ गई, जो कि संस्कृत हर जगह बैठ जाती है। क्या करेंगे, पीछा छूटेगा नहीं। उसके नाम को जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लिखा है एकांतर। अगर एकांतर की बात करें तो संधि पर अगर चले जाएं, देखिए गणित में भी संस्कृत आ गई, एक अंतर होना चाहिए। अब एक अंतर कैसे होगा, कल ही मैं संधियों की बात किया था, यहाँ से देखिए और बताए थे दोनों तरफ सजाती रहना चाहिए। यहाँ उसकी मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि गणित में भी संस्कृत आके बैठ गए। अब ये कैसे बनते हैं, बात उसकी हो रही है। देखिए कैसे देखेंगे हम लोग इस कोण को, जहां पर ये कोण बनते हैं उसको दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए फिर हम दो रेखाएं ले रहे हैं। अब इसको एक तिरछी रेखा से काट रहे हैं, इसका नामकरण कर दे रहे हैं। और नामकरण देख लीजिए, नाम इसका क्या क्या हो जाएगा। मान लीजिए यह रेखा AB है, यह रेखा PQ है। अब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अगर हम गणित की भाषा में कहें तो AB समांतर PQ है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस तिर्यक रेखा का भी नाम रख दे रहे हैं। मान लीजिए ये M है और यह N है, और इनको जहां काट रही है उनको भी रख लीजिए। मान लीजिए है E पर और ये F पर काट रही है। तो इस तरह हमारा कोण बन रहा है। लेकिन हम बात किसकी करने जा रहे हैं, एकांतर की। शीर्षाभिमुख की बात हो चुकी है, एकांतर कोण कैसे होंगे, क्या होगा। नाम देखिए एक का अंतर होना चाहिए। अब देखिए एक का अंतर कैसे हो रहा है। मान लीजिए मैं इस कोण की बात कर रहा हूं। अब इस कोण की बात कर रहा हूं तो अगर यहां चले, जिधर से चलना है मैं इधर से शुरू किया हूं, अब यहां से चल रहा हूं तो इधर से ही आके फिर वहीं जाना चाहता हूं, तो पहला कोण तो एक होगा। अब एक अंतर कर दे रहे हैं, एक उठाए कोण। अब इसके बाद देखिए दूसरा यही कोण दिख रहा है, इसको छोड़ देना है, मतलब एक का अंतर हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ आ जाइए, यही देखिए ये एक का अंतर हो गया, दूसरा का आ गया। तो देखिए जो पीले कलर से है यही कोण कौन बनेंगे, ये एकांतर कोण बनेंगे। अगर इनका नाम लिया जाए तो बताया गया है नाम को, जो कोण होते हैं वो 3 अक्षरों से लेते हैं। अब 3 अक्षरों से नाम अगर लेना है तो 3 अक्षरों से नाम देखिए कैसे लेंगे। जिसको हम येलो कलर से किए हैं उसी का नाम लेना है, वो बीच में आना चाहिए। इसको हटा रहे हैं, समझ गए, समांतर रेखाओं का ये प्रतीक होता है। अब इस कोण का नाम लेना है, हम लिख सकते हैं कोण, इस कोण का नाम। अब इस कोण का नाम लेना है तो यहाँ से देखिए चलेंगे, यहाँ से और फिर यहीं पर आके रुक जाएंगे। इसको हम F बताए थे, जहां पर 3 नाम मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। इसका मतलब इस कोण का नाम क्या है, कोण AEF। यह बराबर होगा, बताए थे ये कोण। देखिए अब इसको फिर हटा रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है। इसका भी नाम लिया जाए तो इसका भी नाम हमको 3 अक्षरों से लेना है, EFQ, कोण EFQ। अभी मैं नाम इस कारण दिखा दिया कि नाम हमेशा त्रिभुज का हो चाहे चतुर्भुज का हो, कोण 3 अक्षरों से लिखते हैं। और जिसका नाम होता है उस बेचारे को बीच में बैठाया जाता है। चाहे जहां से देखिए इसी का नाम लिया गया है, यहाँ से F का नाम लिया गया है, देखिए इनको बीच में बिठाया गया है। चाहे आप इधर से इसका नाम रखिए चाहे इधर से रखिए, आएगा ही बीच में। तो आपके 2 कोण बन गए, एकांतर कोण। यहाँ से एकांतर हो गया। और एकांतर कहाँ बनेगा, अब हम नाम नहीं लिखेंगे, केवल आपको पहले पहचान कर लीजिए कि वो कोण कहाँ कहाँ है, ये तो दिख गया। क्या और कहीं एकांतर बनेगा, उसकी फिर बात कर ले रहे हैं। देखिए अब एकांतर और जगह बनेगा, वो कहाँ बनेगा। देखिए एक मैं फिर खींच रहा हूँ, फिर 2 समांतर रेखाएं, इसको फिर देखिए तिर्यक रेखा काट रही है। एक जगह एकांतर तो मिल गया, कहाँ पे मिला, एक जगह एकांतर आपको यहाँ दिख गया, ये कोण। अब क्या अगर मैं इधर से चलूं तो इधर से चलने के बाद फिर वही बात है, एक का अंतर करिए। अब इधर से आ रहे हैं तो इधर से फिर चलिए, एक का अंतर कर दीजिए, यहाँ आ जाइए। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर की बात समझ में आ गई होगी, एक का अंतर होना चाहिए। अगर इस कोण का मान मान लीजिए 50 अंश है तो इस कोण का भी मान कितना होगा, 50 अंश होगा। अगर यहाँ से मान लीजिए यह 135 बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा,
135 बनेगा। इसी का नाम एकांतर होता है। लेकिन शर्त याद रहे कि जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, जो भी रेखाएं अगर समांतर रेखाएं नहीं हैं तो न तो एकांतर बनेगा न तो शीर्षाभिमुख बनेगा। अभी दो की बात कर रहे हैं, अब तीसरे की बात आती है। तीसरे कोण की बात देखिए कौन सी है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। नाम एक बार देख लीजिए, हम लोग किनकी बात किए थे तो समझ में आएगी बात कि हाँ भाई इतने लोगों की बात हुई थी। हम दो लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। शीर्षाभिमुख मतलब डमरू वाला कोण, समझ गए। एकांतर की बात कर दिए, एक का अंतर होना चाहिए चाहे जैसे अंतर हो। अगर यहां से उठाए तो इसका अंतर, इधर से उठाए तो इसका अंतर, इसकी बात किए हैं। अब तीसरा आ रहा है संगत कोण। तो संगत कोण क्या होता है? संगत कोण में भी फिर वही बात आएगी, रेखाएं समांतर होनी चाहिए। देखिए फिर मैं दो रेखाओं को खींच रहा हूं और याद रहे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब समांतर रेखा को एक तिरक रेखा काट दे रही है। अब यहां पर संगत कोण कैसे होंगे? एक आसान भाषा में समझिए, संगत कोण का मतलब होता है कि वो सीढ़ी जैसे बने, जो हमारे घरों में सीढ़ियां होती हैं। अब यस से ट्रिक बैठा लीजिए कि वो सीढ़ी होनी चाहिए। अब सीढ़ी चढ़ने के लिए जो नियम अपनाए जाते हैं वही संगत होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए सीढ़ी कैसे बनेगी, अगर मैं इस पर पैर रख रहा हूं तो इस पर नहीं रखूंगा, इसके बाद मेरा अगला पावदान ये होगा, तो ये देखिए संगत कोण होंगे। अब एक संगत कोण तो यह हो गया, अलग अलग कलर से बना रहे हैं। याद रहे संगत कोण हमेशा सीढ़ियों जैसे बनते हैं, लेकिन शर्त हमेशा याद रहे कि रेखाएं समांतर हों और तभी यह कोण बनेंगे। शीर्षाभिमुख बनेगा, एकांतर बनेगा, संगत बनेगा। दो को हम लोग देख चुके। संगत अगर भूल जाए तो याद करिएगा, संगत मतलब सीढ़ी जैसे कोण। तो क्या कहीं और सीढ़ी जैसे बन रहा है? मान लीजिए हम लोग दूसरे तरफ से चले, उधर से उतरना चाहें तो अब देखिए दूसरे कलर से इसको लिख रहे हैं, ये यहां भी कोण बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए ये कोण जो होगा, जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये और ये भी देखिए संगत होंगे। संगत का मतलब याद रहे सीढ़ी जैसा। अगर ये उल्टा चल रहा है तो इस पावदान के बाद इस पर नहीं रखेगा, उसका अगला पांव इस पर आएगा, तो यह जो कोण बनेंगे यह भी संगत कोण होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर बात किया जाए कि भाई इधर क्या होगा, उधर भी वही कहानी होगी। अब इसको देख लिया जाए, ये कैसे बनेगा, इसको देखा जाए कि क्या वह भी ऐसे बनेंगे, यहाँ भी वही बात होगी। चूंकि इधर समझ चुके हैं, मैं अलग कलर से ला रहा हूँ। यहाँ देखिए जो रेड कलर से है, ये कोण जितना होगा उतना यह भी होगा, यह भी संगत होगा। अब नीचे वाले की बात कर लें, नीचे वाला देखिए फिर अलग कलर से कर रहा हूँ। ये जो कोण है, ये पीला वाला, ये इसके संगत हो जाएगा। तो संगत का मतलब सीढ़ी जैसे कोण। फिर से देख लीजिए, अगर संगत कोण है तो वो सीढ़ी जैसे बनेंगे। कब बनेंगे उसकी बात हुई है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा, संगत कोण भी बराबर होंगे। वो संगत कोण होंगे कौन, उसकी बात कर लें। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत है। और अगर कोई कहा नहीं भैया इसका कोण कितना होगा, ये इसके बराबर होगा। फिर कोई पूछ दे नहीं भाई बताओ इसका मान कितना होगा, तो यह जितना बनेगा यह भी संगत कोण होगा और यह बात इसके बराबर होगी। तो कैसे बनेंगे उसका मान करके हम लोग देख रहे हैं। देखिए यह कोण कैसे बनेंगे। मान लीजिए अगर कह दिया भाई इसका मान 65 अंश है, ये 65 अंश बन रहा है, 65 डिग्री 65 अंश बन रहा है। तो अब पूछ दिया इसका मान बताओ, तो देख लीजिए बिल्कुल सीढ़ी जैसी रचना है। सीढ़ी जैसी रचना है तो बिना कहे हम क्या कर सकते हैं, ये 65 अंश से क्यों है, तो हम एक लाइन में कहेंगे भैया ये संगत कोण है। संगत कोण हमेशा आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तभी बनेगा। अगर दूसरा पूछ दिया गया कि भाई इधर से दूसरे कोण को देख लिया जाए, क्या अगर ऊपर वाला कोण न देकर यहाँ पे इस तरह का कोण देंगे तब क्या होगा? मान लीजिए इस कोण का मान दे दिया और इसका मान पूछे, इसका मान लीजिए दे दिया 155 अंश, तो याद रहे इसका मान भी उतने होगा, कोण संगत होगा। अब तक हमने 3 लोगों का नाम लिया, किसका किसका? शीर्षाभिमुख की बात हो गई, एकांतर की बात हो गई और संगत कोण की बात हो गई। अब बच रहा है बेचारा एक कौन? अंतः कोण। देखिए ये संस्कृत का शब्द है, अंतः अंदर, लेकिन यह भी
कहेगा जब तीन लोग समांतर रेखाओं के साथ चल रहे हैं तो हम भी समांतर के साथ चलेंगे। देखिए मैं समांतर रेखाओं को फिर खींच रहा हूं। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो, इसको नहीं समझाना है। हमारे घरों के दरवाजे हैं, हमारे किताब कापी जो है उसके किनारे हैं, और सबसे बढ़िया रेल की पटरी है, वो समांतर होती है। खिड़की दरवाजे अगर बढ़ई सही सलामत किया है तो वो बराबर करेगा। मतलब जिनके दोनों किनारे बराबर हों और बीच की दूरी आप नापेंगे तो बराबर मिलेगी। और अगर इसको बढ़ाने का मन कहे तो इसको बढ़ाते हुए चले जाइए, यह कहीं नहीं मिलेगी, जिसको बोला जाता है अनंत, पर ये कहीं मिलती ही नहीं है। इनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं, कभी मिलती नहीं है। वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बात आ रही है अंतः की। चूंकि मैं परिभाषा इस कारण नहीं बता रहा हूं, वो सब पूछेगा नहीं। जो आपको पूछना है, जो आपको परीक्षा में पूछा है, उसी को देखना है, उससे ज्यादा देखना नहीं है। यत् सारभूतम तदुपासनीयम, उतना ध्यान देना है। अब बात आती है अंतःकोण की। अंतःकोण भी वही कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है, सीधी रेखा, सरल रेखा, त्रिक रेखा काटती है, तो अंतःकोण क्या कहते हैं? यही एक कोण है जो बराबर नहीं होता है। अंतःकोण ये बराबर नहीं होता, बल्कि यह क्या करते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर चाहे बाएं और चाहे दाएं, ये मिलकर 180 होंगे। अब कौन होगा उसको देखा जाए। अब इसको हम हटा रहे हैं, अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो अंतः है कहाँ पर। देखिए ये इधर और इधर, ये अंतः मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समांतर रेखा के अंदर बन रहे हैं। ये हिस्सा देखिए बाहर का है, ये भी बाहर का हिस्सा है, ये भी बाहर का हिस्सा है। कि जो अंदर बने, देखिए ये अंदर है, ये रेखाएं और इसके अंदर बन रहा है। तो ये जो दोनों कोण होते हैं, इन्हीं का नाम हो गया अंतःकोण। लेकिन यह बराबर नहीं होंगे तो होगा क्या? अंतःकोण तो दिख गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे दाहिने और चाहे बाएं। अब मैं दूसर का दिखा रहा हूं कि अगर ऐसा ना बने, इस प्रकार बने, तब क्या करेंगे उसको देखा जाए। अगर इस प्रकार का बन गया तो क्या करेंगे? अब फिर देखिए मैं एक समांतर रेखा खींच रहा हूं और तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर इसकी परिभाषा दी जाती है, जब दो समांतर रेखाओं को, दो हो चाहे दो से अधिक हो, यह भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और खींच सकते हैं आप, कई रेखाएं हो सकती हैं। जब मैं दो ही की बात लेके चल रहा हूं, लेकिन अगर कोई पूछ दे का 3 ठो रहेगा तब क्या होगा? तब भी वही बात रहेगी। 1 2 3 4 25 ठो खींच लीजिए, सब में वही बात है। सब कोण जो बताए हैं सब बराबर चलेगा। अभी मैं दो रेखाओं को लेके चल रहा हूँ, 3 या 3 से अधिक भी हो सकती है। अब इसमें क्या होगा? अंतःकोण बताए हैं जब दो समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक भी याद करिएगा, ये मत कहिएगा कि दो से अधिक का नाम क्यों नहीं लिए। दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं, अगर उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ओर, चाहे दाहिने और चाहे बाएं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 होगा। मतलब इन दोनों कोणों को जब जोड़ देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वह 180 आएगी। लेकिन याद रहे ये कभी बराबर नहीं होंगे। हम तिर्यक रेखा के एक ओर मतलब दाहिने दिखा दिए, अब हम तिर्यक रेखा के बाएं ओर दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी वही कंडीशन होगी। बाएं मतलब देखिए ये भी अंतःकोण है, इधर और इधर, इन दोनों का नाम भी वही है, क्या? अंतःकोण। इनका भी वही हाल है, ये दोनों मिलकर 180 होंगे। मतलब जब इनका मान निकालने की बात आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि यह कोण आपस में बराबर होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। दोनों मिलेंगे तो 180 हो जाएगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक कोण दिया है तो दूसर का आ जाएगा। जैसे अगर कोई कह दिया भैया इसका मान 70 अंश है तो इसका मान बताओ, अभी बताए हैं अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अंतःकोण का योग 180 होगा, यह याद रहे, दोनों मिलकर 180 होगा। अंतःकोण का योग 180 अंश होगा और एकदम संपूरक जैसा है। जिसका पूछा जाएगा उसी को 180 से घटा दीजिए। अगर इसका पूछा गया तो आप क्या करेंगे? 180 से 70 घटा देंगे, इसका मान निकल जाएगा 110 अंश। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी हमने किनका किनका नाम लिया। देखिए नाम किसका हम लोग लिए? पहला नाम लिए थे, देखिए नाम देख लिया जाए।
पहले हम लोग नाम लिए शीर्षाभिमुख कोण का डमरू वाला, फिर एकांतर की बात किए, संगत की बात किए, अंतः बात किए। ये आपस में सब बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता है। इनके कोणों का योगफल मिलकर 180 अंश होता है। अब जाते जाते एक बार हम लोग एक चित्र बनाते हैं और पहचानते हैं कि क्या कोण कैसे बन रहे हैं। इस पर प्रश्न तो बाद में आएगा, लेकिन हम लोग इसकी बात कर ले रहे हैं। चलिए, फिर मैं दो समांतर रेखाओं को खींच रहा हूं। याद रहे, दो रहे चाहे दो से अधिक रहे, नियम सब में लागू होगा। अब यहाँ पर एक तिरछी रेखा मैं खींच दे रहा हूं। चलिए, ये तिरछी रेखा हो गई। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब हम एक रेखा लेकर हम सब कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दूसरा लें, क्योंकि दो ही पढ़ रहे हैं तो भ्रम ना हो, इस कारण हम दो ही लेके चल रहे हैं। अब देखा जाए, मान लीजिए हम यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं खींच दिए। अब यहाँ पर तिरछी रेखा खींच दिया गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर कह दें इसका मान 55 अंश है, इसका मान 55 अंश कर दिया गया, 55 डिग्री 55 अंश। तो जितने कोण बन रहे हैं हम सबका निकाल सकते हैं, एक ही चित्र से हम दोहरा भी सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसको कह दीजिए भैया डमरू वाले, यह यहाँ से यहाँ आ जाओ, तुम भी 55 हो जाओगे। क्यों है बता दीजिए, यह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर है। बराबर की शर्त क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और एक रेखा इसको काट रही है। अब जब एक मिल गया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा क्या बनेगा, अब यहां से अभी पढ़े हैं कि एक का अंतर कर दें, यहां से ऐसे आएंगे तो एक छोड़ के यहां चले आएंगे, ये भी 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक अंतर है। और यहाँ देखिए ये सीढ़ी जैसे हैं, जो हम अभी कहे हैं कि सीढ़ी जैसे कोण संगत कोण होते हैं। देखिए बिल्कुल फिर भी वह मैच कर गए, 55 के बराबर हो गया। अब बच कौन रहा है कि जब यह 55 है, ये भी 55 है, तो इसका डमरू देखिए इधर आ गया, ये भी 55 है। यहाँ फिर से संगत की पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी जैसा, यहाँ सीढ़ी जैसा, ये हो गया। अब बच रहे हैं ये दोनों कोण। एक और जानना है आपको, क्या कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम अगर ये कह दें कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और इसका मान 55 पता है, अभी पढ़े हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है। इसका मान 180 से घटा देंगे तो हो जाएगा 115 अंश। तो 15 देखे 60, 15 बल्कि 25 होगा, 125, 60 20 80। इसका मतलब इसका मान 125 हो गया। हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, कितना, 125 अंश। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 होता है। ये अंतः कोण होते हैं। अब जब यह 125 आ गया तो दूसर का डमरू तैयार हो जाएगा। ये यहाँ चला आएगा, ये कहेगा हम भी 125 होंगे, डमरू वाले कोण। डमरू वाले मतलब शीर्षाभिमुख कोण। देखिए चारों लोग आ गए। अब ये दो बच रहे हैं, फिर सीढ़ी वाला कोण आ जाएगा। देखिए सीढ़ी वाला मतलब समझ गया, संगत कोण। ये अगर 125 है तो यह भी 125 ही होगा। अभी आप देखें इसका मान भी कितना होगा, 125। अब जब यह 125 है तो ये डमरू वाला यहाँ चला आएगा, ये 125 हो जाएगा। तो एक चित्र बनाकर हम सभी कोणों का अभ्यास कर सकते हैं। जाते जाते एक और देख लीजिए कि सरल रेखा पर, कोई सरल रेखा हो और इस सरल रेखा पर जितने कोण बनेंगे सबका योग 180 होगा। इसकी बात छूट न जाए, नहीं तो गणित अधूरी रह जाएगी कि भैया ई कैसे छूट गया। तो सरल रेखा के कई ओर बताए थे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जितने कोण बनेंगे सबका कोण मिलकर 180 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ इतने जितने कोण बन गए, यहाँ पर हम सबका नामकरण कर दे रहे हैं, P Q R। यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं उनकी बात करिए। देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है, दूसर का ये बन रहा है, तीसर का यह, चौथा है। मतलब अगर इन चारों को जोड़ दें तो चारों कोणों का योग 180 होगा। मतलब इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान मिलकर 180 होगा। तो ये कैसे निकलेगा इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन याद रहे तिर्यक रेखा हो उसका नियम अलग है। अगर कोई एक सीधी रेखा हो और सीधी रेखा के एक ही ओर बने, जितने कोण बनेंगे आप 1000 खींच दीजिए, जितनी क्षमता हो खींच दीजिए, सब कोणों का योग 180 होता है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते हम गिन ले रहे हैं हमने क्या क्या देखा। अब यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, केवल गिना दे रहे हैं। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण,
बृहत कोण, संपूर्ण कोण, ये 6 की गिनती यहाँ हो गई थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पूरक कोण, समपूरक कोण, 2 गिनती यहाँ हो गई थी, 8 हो गया था। आज हमने 4 लोगों को और देखा, किसको किसको, शीर्षाभिमुख कोण, फिर उसके बाद एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण, 4 की बात यहाँ से हो गई थी। और एक अभी हमने देखा कि कोई रेखा हो, उस रेखा के एक ही ओर, जिसको हम पहले पढ़े भी थे ऋज कोण के नाम से, तो यह कोण 180 होता है, लेकिन इस पे जितने बनेंगे सबका कोण 180 होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम कोण को लेकर चल रहे हैं, अभी और कोण बचे हैं, वो कोण कैसे बनेंगे फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, बेसिक से एडवांस की तरफ। एक बार सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।